हम सबकी ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है ना। बस खटते रहो खटते रहो। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे ही जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। पहले उनको पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनको सेट करो, फिर बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी में रम जाते हैं और पीछे रह जाते हैं माता पिता। जीवन साथी का साथ रहे तो बुढ़ापा भी मज़े से कट जाता है, लेकिन उनका क्या जो अब नियति का मार सहने की खातिर अकेले हो चुके हैं। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। रोज की तरह मैं आज भी इस नदी के पास आकर बैठ गई। हर और हरियाली छाई है। यहाँ आकर मन फ्रेश हो जाता है। अचानक ही अपनी ही धुन में मैं जब पीछे मुड़ी तो एक अनजान व्यक्ति से टकरा गई। आंखें जैसे जम गई जब उसने प्यार से सुधा पुकारा। व्यक्ति अब और निकट आ गया था। सुधा ने अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। अब वह रुकना नहीं चाहती थी। तीव्र गति से चलती हुई वह अपने घर के गेट पर आ गई थी। कदमों की आहट भी और करीब आ गई थी। उसने जल्दी से गेट खोला। उसकी सांसें थौकनी की तरह चल रही थी। वह सीधे ड्राइंग रूम में जाकर धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। दिल की धड़कनें तेज तेज चल रही थी। किसी प्रकार उसने उन पर नियंत्रण किया। प्यास से गला सूख रहा था। फ्रिज खोलकर ठंडी बोतल निकाली। गट गट कर उसने पानी पी ली। तभी डोरबेल बज उठी। उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी। कहीं वही तो नहीं। उसने सोचते हुए धड़कते हृदय से द्वार खोला। उसका अनुमान सही था। सामने मिहिर ही खड़ा था। क्या करूं क्या ना करूं, इतनी तेजी से इसलिए भागी थी कि कहीं फिर उसका सामना ना हो जाए, लेकिन वह तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। अब कोई उपाय नहीं था सिवा इसके कि उसे अंदर आने को कहा जाए। आइए कहकर पीछे खिसक कर उसने अंदर आने का रास्ता दे दिया। अंदर आकर मिहिर सोफे पर बैठ गया। सुधा चुपचाप खड़ी रही। मिहिर ने ही चुप्पी तोड़ी। बैठोगी नहीं सुधा? सुधा शब्द सुनकर उसके कान दग्ध हो उठे। ये तुम मुझे सुधा सुधा क्यों कह रहे हो? मैं हूं मिसेस सुधा नरवाल। कहो यहाँ क्यों आए हो? सुधा बिफर उठी। सुनो सुधा, सुनो, नाराज ना हो, मुझे भी तो बोलने दो ना, मिहिर ने शांत स्वर में कहा। पहले तुम यह बताओ यहाँ क्यों आए हो? मेरा पता तुमको कैसे मिला? सुधा क्रोध से फुफकार उठी। किसी से नहीं मिला। यह तो इत्तेफाक है कि मैंने तुम्हें पार्क में देखा। अभी 4 दिनों पहले ही तो मैं यहाँ आया हूँ और पास में ही फ्लैट में लेकर रह रहा हूँ। अकेला हूँ। शाम को टहलने निकला तो तुम्हें देख लिया। पहले तो पहचान नहीं पाया, फिर यकीन हो गया कि यह मेरी सुधा ही है। मिहिर ने विनम्रता से कहा। मेरी सुधा? तुमने मेरी सुधा की क्या रट लगा रखी है? मैं केवल अपने पति रमेश की ही सुधा हूँ, समझे तुम? और अब तुम यहाँ से जाओ। मेरी संध्याकालीन क्रिया का समय हो गया है और उसमें मैं किसी प्रकार का विघ्न बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सुधा ने विरक्त होते हुए कहा। ठीक है, मैं आज जाता हूँ, पर एक दिन अवश्य आऊँगा तुमसे अपने मन की बात कहने और तुम्हारे मन में बसी नफरत को ख़त्म करने। कहता हुआ मिहिर चला गया। सुधा अपनी तैयारी में लग गई, किंतु ध्यान भटक रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, फिर आज यह भटकन क्यों? क्यों मन अतीत की ओर भाग रहा है? अतीत जहाँ केवल वह थी और था मिहिर। अतीत वर्तमान बनकर उसके सामने रह रह कर अटखेलियाँ कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म को रिवाइंड करके देखा जा रहा है। उसके हृदय में मंथन हो रहा था। उसके वर्तमान को मुंह चढ़ाते अतीत से पीछा छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अतीत ने उसे सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए थे। उसे याद आ रहा था वह दिन जब वह पहली बार मिहिर से मिली थी। दिसंबर का महीना था। वह अपनी मित्र शोभा के घर गई थी। वहाँ उसकी 2 और सहेलियाँ आई थीं, उमा और गायत्री। शोभा उन सबको लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ पहले से ही उसके भाई के 2 मित्र और बैठे थे। दोनों ही आर्मी ऑफिसर थे। शोभा के भाई डॉक्टर थे, डॉक्टर उदय। उन्होंने सबसे मिलवाया, फिर सबने एक साथ चाय पी। वहीं उसने मिहिर को देखा। शोभा ने ही बताया, ये मिहिर भाई साहब हैं, कैप्टन हैं, और यह उनके मित्र कैप्टन विनोद हैं। उन सब ने हाय हेलो की, औपचारिकता निभाई और वहीं से विदा हो गए। सुधा पहली बार में ही मिहिर की ओर आकर्षित हो गई थी।
मिहिर का गोरा चेहरा, पतली पतली मूछें, होठों पर मंद मुस्कान, आंखों में किसी को भी जीत लेने की चमक। घर आकर वह कुछ अनमनी सी हो गई थी। सबने इस बात को गौर किया पर कुछ समझ ना सके। दिन गुजरते रहे और कुछ ऐसा संयोग बना कि कहीं ना कहीं मिहिर उसे मिल ही जाता था। फिर यह मिलना दोस्ती में बदल गया। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। घंटों दोनों दरिया किनारे घूमने चले जाते थे, बातें करते थे जो कि खत्म होने को ही नहीं होती थी। दोनों भविष्य के सुंदर सपने संजोते थे। दोनों के ही परिवार इस प्यार के विषय में जान गए थे और उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने अपना मंतव्य बताया तो दोनों परिवारों ने इस संबंध को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और एक छोटे से समारोह में सगाई हो गई। अब तो सुधा के पांव जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। इधर मिहिर भी बराबर ही उसके घर आने लगा था। सबने उसे घर का ही सदस्य मान लिया था। विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी। केवल 10 दिन ही शेष थे कि अकस्मात मिहिर को किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में झांसी जाना पड़ा। 1-2 माह की ट्रेनिंग के बाद विवाह की तिथि आगे टल गई। दोबारा तिथि निश्चित हुई तो मिहिर के ताऊ का निधन हो गया। 1 वर्ष तक शोक मनाने के कारण विवाह की तिथि फिर आगे बढ़ा दी गई। इस प्रकार किसी न किसी अड़चन से विवाह टलता गया और 2 वर्ष का अंतराल बीत गया। सुधा की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। यूनिवर्सिटी में उसकी सहेलियां पूछती, क्या हुआ सुधा, कब शादी करेगी? यार इतनी भी देर ठीक नहीं है, कहीं कोई और ले उड़ा तेरे प्यार को तो हाथ मलती रह जाएगी। नहीं, वह मेरा है, मुझे धोखा नहीं दे सकता, और जब मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मिलेगा ही, सुधा स्वयं को आश्वस्त करती। मिहिर 15 दिनों की छुट्टी लेकर घर जा रहा था। उसने आश्वासन दिया था कि इस बार विवाह की तिथि निश्चित करके ही रहेगा। सुधा उससे आखिरी बार मिली। उसे नहीं पता था यह मिलना वास्तव में आखिरी है। अचानक उसे आभास हुआ कि शायद अब वह मिहिर को कभी देख नहीं पाएगी। दिल धक से हो गया, लेकिन फिर आशा दिलासा देने लगी। नहीं, वह तेरा है, तुझे अवश्य मिलेगा। एक और संशय रूपी नाग फन काढ़े हुए था और दूसरी ओर आशा सुधा को आश्वस्त कर रही थी। इन दोनों के बीच डूबते उतराते हुए 1 सप्ताह बीत गया कि अकस्मात वज्रपात हुआ। उसके पापा के पास मिहिर के पिता का पत्र आया, जिसमें उन्होंने विवाह करने में असमर्थता बताई थी, बिना किसी कारण के। वह हतप्रभ थी। यह क्या हुआ? वह तो मिहिर के पत्र की प्रतीक्षा कर रही थी। पत्र तो नहीं आया, लेकिन उसकी मौत का फरमान जरूर आया था। उसका दम घुट रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे जीवित है दीवार में चिनवा दिया गया हो। चारों ओर से निगाहें उसकी ओर उठती थीं। वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी, ताजिए ठंडे हो गए, अब तो ज़मीन पर आ जाओ। उसने पलट कर देखा। उसकी सबसे गहरी मित्र शोभा हंस रही थी। वह तिलमिला उठी, लेकिन कुछ ना कहकर वह क्लास में चली गई। वहाँ भी कई सवालिया नजरें उसे देख रही थी। धीरे धीरे यह बात पुरानी हो रही थी। अब उससे कोई भी कुछ नहीं पूछता। एक रोज शोभा ने हमदर्दी से कहा, सुधा सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। और वह सुधा से लिपट गई। 6 महीने बाद ही पापा ने उसका विवाह रमेश से सुनिश्चित कर दिया और वह विदा होकर अपने पति के घर की शोभा बन गई। विवाह की पहली रात वह सुहाग सेज पर सकुचाई सी बैठी थी। कमरे की दीवारें हल्की नीले रंग की थीं। नीले पर्दे पड़े हुए थे। नीले बल्ब की धीमी रोशनी बड़ा ही रुमानी समा बांध रही थी। वह चुपचाप बैठी कमरे का मुआयना कर रही थी कि तभी एक आवाज़ आई, सुधा, जरा घड़ी उधर रख देना। रमेश का स्वर सुनकर वह धक से रह गई। खड़ी होकर उसने रमेश की घड़ी ले ली और साइड टेबल पर रख दी। अब क्या होगा? रमेश मेरे अतीत को जानने का प्रयास करेंगे। मैं क्या कहूँगी? मौसी ने कहा था, बेटी पिछले जीवन की कोई भी बात पति को ना बताना। पुरुष शक्की होते हैं, भले ही उनका अतीत कुछ भी रहा हो, लेकिन पत्नी के अतीत में किसी और से नज़दीकियाँ रखना उन्हें स्वीकार्य नहीं होता। लेकिन रमेश ने
कुछ भी तो नहीं पूछा, बस उसके दोनों कंधों से उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया और स्वयं ही कहने लगे, सुधा, मैं यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान का प्रोफेसर हूँ। इतना वेतन मिल जाता है कि अपने लोगों का गुजारा हो जाए। मेरे पास एक पुराने मॉडल की मारुति कार है जो मुझे बहुत ही प्रिय है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं, परंतु कोशिश करूँगा कि तुम्हें सुखी रख सकूँ। मैं थोड़ी में ही संतुष्ट रहता हूँ और तुमसे भी यही आशा करता हूँ। सुधा हतप्रभ रह गई। यह कैसी सुहाग रात है। कोई प्यार की बात नहीं, कोई मान मनोबल नहीं, बस एक छोटी सी आरजू जो रमेश ने कितने शांत भाव से साफ साफ कह दी, मानो जीवन का सारा सार ही निचोड़ कर रख दिया हो। उसे गर्व हो रहा था। वह डर रही थी कि कहीं अतीत का साया उसके वर्तमान पर काली परछाई ना बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वह सब कुछ बिसार कर रमेश की बाहों में समा गई। उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह रमेश की है और संपूर्ण निष्ठा से रमेश को सुखी रखने का प्रयास करेगी। अब उन दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का अस्तित्व वह सहन नहीं करेगी। पेशे से रमेश एक मनोवैज्ञानिक थे, शायद इसीलिए उन्होंने उसके मनोभाव को समझकर उसके अतीत को जानने का कोई प्रयास नहीं किया। 2 वर्षों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जो हूबहू रमेश की ही परछाई थी। जब उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखें छलक आईं। गदगद होकर बोले, सुधा, तुमने बड़ा ही प्यारा तोहफा दिया है। मैं प्यारी सी बेटी ही चाहता था और तुमने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। और उन्होंने सुधा के माथे पर आभार का एक चुंबन अंकित कर दिया। उसका नाम रखा निधि। निधि के 3 वर्ष की होने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। बड़ी प्यार से रमेश ने उसका नाम रखा करण। अब वह बहुत ही खुश था कि उसका जीवन धन्य हो गया। वह एक सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी कि उसके जीवन में फिर एक बेटी का आगमन हुआ, विधि। करण बहुत खुश रहता था क्योंकि उसे एक छोटी बहन चाहिए थी जो उसे मिल गई थी। हंसते खेलते विवाह के 15 वर्ष बीत गए थे कि एक दिन रमेश के सीने में अचानक दर्द उठा। वह उन्हें लेकर अस्पताल भागी, जहां पहुंचने के कुछ ही क्षणों बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित करते हुए कहा, मैसिव हार्ट अटैक था। अब वह तीनों बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। यूनिवर्सिटी के ऑफिस में ही उसे जॉब मिल गई और जीवन फिर धीमी गति से एक लिक पर आ गई। निधि और विधि ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। करण इंजीनियर बन गया था। उसने तीनों बच्चों का विवाह उनकी ही पसंद से कर दिया। तीनों ही खुश थे। निधि और विधि दोनों ही मुंबई में थे और करण अपनी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के लिए जर्मनी चला गया था। बच्चों के जाने से घर में चारों ओर एक नीरवता छा गई थी। तीनों बच्चे चाहते थे कि वह उनके साथ रहें, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अब अकेले रहना अच्छा लग रहा था, जैसे जीवन की भाग दौड़ से थक गई हो। उसकी रिटायरमेंट के 3 वर्ष बचे थे। उसने VRS ले लिया था क्योंकि अब वह नौकरी भी नहीं करना चाहती थी। जो कुछ पूंजी उसके पास थी उसने साउथ सिटी में 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और अकेले रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। वह याफब के भंवर से बाहर आ गई। वह बहुत परेशान थी। शायद हृदय में अभी भी मिहिर के लिए कुछ भावनाएं व्याप्त थी, तभी तो न चाहते हुए भी उसके विषय में सोच रही थी। क्या यह सच है कि पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता? उसने अपनी अंतरात्मा से प्रश्न किया। हाँ, उत्तर मिला। तो वह क्या करे? क्या मिहिर से दोबारा मिलना उचित होगा? कहीं वह कमज़ोर ना पड़ जाए। नहीं नहीं, वह बड़बड़ा उठी। वह क्यों कमज़ोर पड़ेगी जिसने उसके जीवन के माने ही बदल दिए थे? उस धोखेबाज से वह क्यों मिलना चाहेगी? उसका और मेरा अब नाता ही क्या है? सुधा मन ही मन सोच रही थी। उसके मन में फिर विचार आया, एक बार वह उससे मिलकर अपना अपराध तो पूछ लेती। क्या उसने सच में धोखा दिया था या कोई और मजबूरी थी? उसकी कोई भी मजबूरी रही हो, मेरा जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया था। फिर कैसा मिलना? सुधा के मन में विरोधी विचारधाराएं चल रही थीं, लेकिन फिर उसका हृदय मिहिर से मिलने के लिए प्रेरित करने लगा। हाँ,
उससे एक बार अवश्य ही मिलना चाहिए। वह अपनी मजबूरी बताना भी चाह रहा था, लेकिन उसने सुनने की कोशिश ही नहीं की। अब उसने सोच लिया कि कल पार्क में जाएगी, जहाँ शायद उसका सामना मिहिर से हो जाए। बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली, क्योंकि रात्रि के 2 प्रहर बीत चुके थे, लेकिन नींद अभी भी कोसों दूर थी। मन बेलगाम घोड़े की भांति अतीत की ओर भाग रहा था। मिहिर, जिसने उसकी कुंवारी रातों में चाहत के अनगिनत सपने जगाए थे। मिहिर, जिसके कदमों की आहट उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। मिहिर, जिसकी आंखें सदैव उसे ढूंढती थीं। उसे याद आता है कि एक बार दोपहर में वह सो गई थी कि अचानक ही मिहिर आ गया था। माँ ने उसे झकझोर कर उठाया था। वह अचकचा कर दिग्भ्रमित सी इधर उधर देखने लगी। डूबते सूर्य की रश्मियाँ उसके मुख पर अटखेलियाँ कर रही थीं। मिहिर उसे अपलक देखते हुए बोल उठा, इतना सुंदर सूर्यास्त तो मैंने अब तक के जीवन में कभी देखा ही नहीं। और उसका चेहरा अबीरी हो उठा। जब भी वह रमेश के साथ अतरंग पलों में होती थी, तो उसे रमेश की हर सांस, हर स्पर्श में मिहिर का आभास होता था। वह मन ही मन में बोल उठती थी, काश इस समय मैं मिहिर की बाहों में होती। एक प्रकार से वह दोहरे व्यक्तित्व को जी रही थी। प्रतिपल मिहिर एक परछाई की भांति उसके साथ रहता था। जब भी वह मिहिर के विषय में सोचती, उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कारती। सुधा, तो अपने पति से विश्वासघात कर रही है। नहीं नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। मेरे तन और मन पर मेरे पति रमेश का ही अधिकार है। लेकिन यदि अतीत की स्मृतियाँ हृदय में फांस बनकर चुभी हुई है, तो यादों की टीस तो उठेगी ही ना। स्मृतियों के झीने आवरण से अक्सर ही उसे मिहिर का चेहरा दिखता था और वह बेचैन हो जाती थी। किंतु जब से रमेश उसके जीवन से चले गए, वह हर पल, हर सांस रमेश के लिए ही जीती थी। यह सत्य था कि मिहिर की स्मृतियाँ उसे झकझोर देती थी, लेकिन रमेश की शांत आंखें उसके आसपास होने का एहसास दिलाती थीं। हर पल उसे कानों में रमेश की आवाज़ सुनाई देती थी। उसे लगता रमेश पूछ रहे हैं, क्या हुआ सुधा? मैं तो सदा ही तुम्हारे पास हूँ ना, तुम्हारे व्यक्तित्व में घुला मिला। यह सत्य है कि रमेश का साया उसके अस्तित्व से लिपटा रहता था। फिर भी वह क्यों मिहिर से मिलना चाहती है, जिसने किसी मजबूरी से ही सही उससे नाता तोड़ा है और अब 35 वर्षों बाद उसको अपनी सफाई देना चाहता है। क्या वह पहले नहीं ढूंढ सकता था? रमेश के जाने के बाद वह अक्सर ही एक गीत गुनगुनाती थी, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। किसके लिए था यह गीत? मिहिर के लिए, रमेश के लिए? दोनों ही तो खो गए थे। और हाँ, वह इस भीड़ भरी दुनिया में तन्हाई का ही जीवन व्यतीत कर रही थी। यादों का सैलाब उमड़ घुमड़ रहा था। 15 वर्षों के क्षणिक जीवन में भी रमेश ने उसे इतना प्यार दिया कि वह सराबोर हो उठी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आसपास मिहिर के होने का एहसास होता था। हालांकि हर बार वह उस एहसास को झटक देती थी, यह सोच कर कि यह रमेश के प्रति विश्वासघात होगा। रमेश ने जब अपनी आंखें बंद की थी, तब वह निराश हो उठी। उसके मन में एक आक्रोश जागा। यदि मिहिर ने धोखा ना दिया होता, तो वह असमय वैराग्नी ना बनी होती और उसकी चाहत मिहिर के लिए नफरत में बदल गई। उसे सामने पाकर वह नफरत ज्वालामुखी बन गई। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना है, किसी भी दशा में नहीं मिलना है। वह निर्मोही पाषाण हृदय नफरत का ही हकदार है। यदि वह आएगा भी तो उससे नहीं मिलेगी, मन ही मन में सोच रही थी। लेकिन फिर विरोधी विचार मन में पनपने लगे। आखिर एक बार तो मिलना ही होगा, देखे क्या मजबूरी बताता है। और इस प्रकार आशा निराशा के बीच झूलते हुए रात्रि कब बीत गई पता ही नहीं चला। खिड़की का पर्दा थोड़ा खिसका हुआ था। धूप की तीव्र किरण उसके मुख पर आकर ठहर गई थी। धूप की तीव्रता से वह जाग गई। देखा दिन के 11 बजे थे। ओहो, कितनी देर हो गई, नित्य क्रिया का समय बीत जाएगा। जल्दी से नहा धोकर उसने रमेश की तस्वीर के आगे दिया जलाकर हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए बोली, बताइए मैं क्या करूं? क्या मिहिर से मिलना उचित होगा? मैं हाँ ना के दोराहे पर खड़ी हूँ। एक मन आता है कि मिलना चाहिए,
तुरंत ही विरोधी विचार मन में पनपने लगते हैं। नहीं, अब और क्या मिलना मिलाना। विगत पर जो चादर पड़ गई है समय की, उसको ना हटाना ही ठीक होगा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। अचानक उसे लगा जैसे रमेश ने उसकी पीठ पर हाथ रख कर कहा, क्या हुआ सुधा? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। और और फिर मैं तुम्हें कोई भी कदम उठाने से रोकूंगा नहीं। तुम एक बार मिहिर से मिल लो, शायद तुम्हारी जीवन नौका को एक साहिल ही मिल जाए। हाँ, यही ठीक होगा, उसने मन में सोचा। दूसरे दिन वह जल्दी से तैयार हुई और अपनी मनपसंद रंग की साड़ी, मैचिंग ब्लाउज पहना, बालों का ढीला ढाला जूड़ा बनाया। अनजाने में ही उसने मिहिर के पसंदीदा रंग के वस्त्र पहन लिए थे। आईने में वह खुद को देखकर चौंक उठी। क्यों? यह क्या किया मैंने? क्यों उसी रंग की साड़ी पहनी जो मिहिर को पसंद थी? क्या इस प्रकार वह अपने सुप्त प्यार का इजहार कर बैठी? नहीं नहीं, यह तो इत्तेफाक है। उसने खुद को आश्वस्त किया। जब वह पार्क में पहुंची तो मिहिर कहीं नजर नहीं आया। वह चारों ओर देख रही थी, लेकिन बेकार। क्या उसने गलती की है यहाँ आकर? क्या वह मिहिर को अपनी कमजोरी का एहसास कराना चाहती थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो मिहिर के इसरार करने पर ही यहाँ आई थी। आखिर उनकी बात भी तो सुननी ही चाहिए ना। मिहिर को पार्क में ना देखकर वह लौट पड़ी। तभी सुधा, मिहिर का स्वर सुनाई दिया। वह ठिठक गई। शरीर में एक सिहरन सी हुई। कैसे सामना करे वह उसका? कल तो झिड़क दिया था और आज मिलने आ पहुंची। भला वह क्या सोचेगा? पर वह अचल खड़ी ही रही। मिहिर सामने आकर खड़ा हो गया। मिलने आई हो ना? मैं जानता था तुम आओगी अवश्य ही, मिहिर ने संयंत स्वर में कहा। चलो बेंच पर बैठते हैं। और वह निःशब्द मिहिर के साथ बेंच पर जाकर बैठ गई। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कल और आज में कितना अंतर था। कल वह एक चोट खाई नागिन सी बल खा रही थी और आज मिहिर के सम्मोहन में बंधी बैठी थी। दोनों के बीच कुछ पलों का मौन पसरा रहा। फिर मिहिर ने ही चुप्पी तोड़ी। सुधा, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में अपने लिए बसी नफरत को यदि किसी प्रकार दूर कर सकूँ तो शायद चैन मिल जाए। 35 वर्ष बीत चुके हैं पर चैन नहीं है। तुम्हें तलाशता रहा कि शायद जीवन के किसी मोड़ पर तुम्हारा साथ मिल जाए, पर असफलता ही हाथ लगी। अब सुधा चुप नहीं रह सकी। आपने विवाह किया होगा, आपके बाल बच्चे होंगे, तो फिर चैन क्यों नहीं है? और उस दिन आपने यह क्यों कहा था कि मैं अकेला रह गया हूँ? आपका परिवार तो होगा ही। मिहिर ने कातर दृष्टि से उसे देखा। नहीं सुधा, विवाह नहीं किया। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा किसी के लिए कोई भी स्थान नहीं था। फिर क्यों आपने धोखा दिया? सुधा ने भरे गले से पूछा। धोखा? हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी नज़र में ही नहीं, तुम्हारे परिवार की नज़र में भी मैं धोखेबाज ही हूँ। पर यदि तुम विश्वास कर सको तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा? और क्या होता है मिहिर? तुम्हारा पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता ने एक तरफा फैसला सुना दिया बिना किसी कारण के। यदि विवाह करना ही नहीं था तो सगाई का ढोंग क्यों किया? सुधा ने तड़प कर कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो। कुछ तो अपराध मेरा भी था। मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। इसके पूर्व कि मेरे पिता का इनकार पत्र में आता, न जाने क्यों मैं कमज़ोर पड़ गया और पिता की हाँ में हाँ मिला बैठा। दरअसल उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें दहेज की आशा थी जो तुम्हारे घर से पूरी नहीं हो सकती थी। उसी समय दिल्ली के एक धनवान परिवार ने जोर लगाया और पिताजी को मनमाना दहेज देने का आश्वासन दिया। पिताजी झुक गए। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला बैठा। लेकिन जब विवाह की तिथि निश्चित हुई और ऐसा लगा कि मेरे तुम्हारे बीच में विजोह का गहरा सागर आ गया है, हम कभी भी मिल नहीं सकेंगे, तो मैं तड़प उठा और तत्काल ही विवाह के लिए मना कर दिया। भला जो स्थान तुम्हारा था वह मैं किसी और को कैसे दे सकता था? तभी मुझे फ्रंट पर जाने का पैगाम आया और मैं सीमा पर चला गया। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब मैं लौटा तब तुम्हारे ही किसी परिचित से पता चला कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। मैं खामोश हो गया और उसी दिन यह प्रतिज्ञा ली कि अब यह जीवन तुम्हारे ही नाम है।
मैं विवाह नहीं करूँगा। समय का इतना लंबा अंतराल बीत चला कि सब कुछ बिगड़ गया। मैंने कभी तुम्हारे वैवाहिक जीवन में दखल ना देने की सोच ली थी, इसीलिए एकाकी जीवन बिताता रहा। समय की आंधी में हम दोनों दो तिनकों की तरह उड़ चले। मुझे तो तुम्हारे मिलने की कोई भी आशा नहीं थी। कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और यहाँ एक फ्लैट लेकर रहने आ गया। जीवन का इतना लंबा समय बीत चला कि अब जो कुछ पल बचे हैं उन्हें शांतिपूर्वक बिताना चाहता था कि समय देखो, अचानक तुमसे मुलाकात हो गई। मिहिर चुप हो गया था। सुधा के नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। दिल में फंसा हुआ जख्मों का गुब्बार आंखों की राह बाहर निकलना चाहता था और वह उन्हें रोकने का कोई प्रयास भी नहीं कर रही थी। रात्रि गहरा रही थी। चलो सुधा, अब घर चलें, मिहिर ने उठते हुए कहा। सुधा चौंक कर उठी। अक्टूबर का महीना था। हल्की हल्की ठंड थी जो सिहरन पैदा कर रही थी। दोनों उठ खड़े हुए और अपने अपने रास्ते हो लिए। घर आकर सुधा ने एक सैंडविच बनाया और एक कप चाय के साथ खाकर बेड पर लेटने का उपक्रम करने लगी। आंखें नींद से मुंदी जा रही थी। चारों ओर अथाह जल राशि फैली थी। कहीं किनारा नजर नहीं आ रहा था। सुधा पानी में घिरी हुई थी। क्या डूब जाएगी? आखिर उसे तैरने भी तो नहीं आता था। वह पानी में हाथ पांव मार रही थी। बचाओ! वह चिल्लाना चाह रही थी, किंतु उसकी आवाज़ गले में ही फंसी फंसी सी लग रही थी। शायद गले में ही घुटकर रह जा रही थी। पर कोई नहीं आया बचाने और अब उसने अपने आप को लहरों के भरोसे छोड़ दिया। जिधर लहरें ले जाएंगी उधर ही चली जाएगी और वह तिनके की तरह बह चली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। देखे समय का क्या फैसला होता है। तभी अचानक उसे लगा जैसे एक अदृश्य साया सा सामने खड़ा है और अपना हाथ बढ़ा रहा था। वह उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करती रही पर सब बेकार। ट्रेन। फोन की घंटी बजी और वह चौंक कर उठ गई। कहाँ गई वह अथाह जलराशि? वह तो डूब रही थी। फिर क्या हुआ? वह तो बेड पर लेटी है। तो क्या यह स्वप्न था? यह कैसा स्वप्न था? लैंडलाइन का फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। हेलो हेलो माँ, मैं बोल रहा हूँ करण। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? बानी का क्या हाल है? डिलीवरी कब तक होनी है? उसने चिंतित स्वर में पूछा। वह ठीक है, इस माह की 25 तारीख तक उम्मीद है, पर आप परेशान मत होना। सासू माँ प्रसव के समय आ जाएंगी। और हाँ, मेरा प्रोजेक्ट 2 वर्षों के लिए और बढ़ गया है। ओके माँ, बाय, सी यू। कुछ क्षणों तक रिसीवर हाथ में लिए वह खड़ी रही। मन में विचार उठ रहा था। बहू का प्रथम प्रसव है, मैं भी तो आ सकती थी बेटा। उसने कहना चाहा पर वाणी अवरुद्ध हो गई और वह कुछ भी ना बोल सकी। शायद बहुओं को अपनी सांस पर उतना भरोसा नहीं रह गया है, तभी तो अभी भी माँ का आंचल ही पकड़े रहना चाहती हैं। रमेश की मृत्यु के बाद किसी प्रकार उसने अपने तीनों बच्चों की परवरिश की, यह तो वही जानती है। विवाह के तत्काल बाद ही करण बानी को लेकर जर्मनी चला गया था। सुधा की हसरत ही रही कि घर में बहू के पायल की छन गूंजे। सुबह की दिनचर्या निपटाकर उसने कॉफ़ी बनाई कि अकस्मात उसको उलझन सी होने लगी। यह क्या, इस मौसम में पसीना तो आता नहीं, फिर क्या हुआ? उसने कॉफ़ी का एक घुट भरा, 2 बिस्कुट के साथ कॉफ़ी ख़त्म की। थोड़ा आराम मिला, किंतु फिर वही स्थिति हो गई। ऐसा लगा उसके सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, तब भी नहीं जब रमेश की मृत्यु हुई थी। तो फिर यह क्या है? क्या हार्ट प्रॉब्लम हो रही है? वह थोड़ा सा शंकित हो रही थी। क्या डॉक्टर को दिखाना होगा? हाँ, उसे डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही पड़ेगी, पर अकेले कैसे जाए? हो सकता है कि रास्ते में तबीयत और ख़राब हो जाए। ऐसे में क्या करे, किसको बुलाए? क्या मिहिर को फ़ोन करे? हाँ, यह ठीक होगा। उसने मिहिर को फ़ोन मिलाया। हेलो, मिहिर का स्वर सुनाई दिया। मैं बोल रही हूँ। उसने इतना ही कहा कि मिहिर बोल उठा। सुधा, क्या बात है? ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ तबीयत खराब लग रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसने थोड़ा झिझक से कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ, और फ़ोन कट गया। सुधा ने अपने कपड़े बदले और मिहिर की प्रतीक्षा करने लगी। अभी भी उसके सीने में बाईं ओर हल्का हल्का दर्द हो रहा था।
गाड़ी का हॉर्न बजा, मिहिर आ गया था। डॉक्टर योगेश अपने नर्सिंग होम में ही थे। बड़े ही मशहूर हार्ट सर्जन थे। जब मिहिर सुधा को लेकर वहां पहुंचा तो डॉक्टर योगेश ने कहा, आइए कर्नल सिंह, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सुधा ने कृतज्ञता से मिहिर की ओर देखा। कितनी चिंता है इन्हें, मन ही मन सोच रही थी। डॉक्टर योगेश ने सुधा का चेकअप किया और चेंबर से बाहर आए। कर्नल सिंह, 30% ब्लॉकेज हैं, एंजियोग्राफी करनी होगी, कल आप इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर, कहकर मिहिर सुधा को लेकर बाहर आ गया। क्या तुम डॉक्टर योगेश को पहले से जानती हो? सुधा ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, आर्मी में हम लोग साथ में ही थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। हम लोगों की अच्छी मित्रता थी, मिहिर ने कहा। घर आकर सुधा चिंतित हो रही थी। वह तो अकेली है, कैसे संभालेगी खुद को? कौन देखभाल करेगा उसकी? क्या सोच रही हो सुधा, कोई समस्या है? मिहिर ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ मिहिर, समस्या तो है, मैं अकेली हूँ, कौन उठाएगा इतनी बड़ी जिम्मेदारी? करण आ नहीं सकेगा, सोचती हूँ बेटियों को ही खबर कर दूँ। सुधा का चिंतित होना स्वाभाविक था। तुम चाहो तो मैं फ़ोन कर देता हूँ। वैसे तो मैं हूँ ना, अभी तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मिहिर ने आश्वस्त करते हुए कहा। सुधा संकोच के बोझ से दबी जा रही थी। तत्काल ही बोल उठी। नहीं नहीं, मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ, आपका फ़ोन करना उचित नहीं होगा, न जाने वे क्या सोचें। मिहिर ने आहत नज़रों से उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो वही करो। वैसे मैं सदैव ही तुम्हारे लिए तत्पर रहूँगा, बस एक फ़ोन कर देना, हिचकना नहीं। मैं वही मिहिर हूँ। और मिहिर चला गया। सुधा थोड़ी शर्मिंदा हुई। वह तो मेरा इतना ख्याल रख रहा है और मैं अभी भी उसे परायपन का बोध करा रही हूँ। सुधा ने दीदी को फ़ोन मिलाया। बड़ी देर तक टू टू की आवाज़ आती रही। फिर उसने बड़े दामाद उदय को फ़ोन किया। फ़ोन लग गया। हेलो, आवाज़ आई। हाँ बेटा उदय, मैं बोल रही हूँ सुधा। निधि का फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या बात हो सकती है? मम्मी जी, मैं तो इस समय मीटिंग में हूँ, आप निधि को दोबारा फ़ोन मिला लीजिए। और फ़ोन कट गया। और सुधा ने विधि को फ़ोन मिलाया। हाँ माँ, कैसी हो? पता है माँ, मैं और दीदी अपने परिवार के साथ यूरोप जा रहे हैं, पूरे 1 माह के लिए। छुट्टियाँ वही बिताएंगे। बात दरअसल यह है माँ कि उदय जीजा और मेरे पति सुमित अपने अपने व्यवसाय में काम करते हुए थक गए हैं, कुछ दिन आराम करना चाहते हैं। सोचा था 1 सप्ताह के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज भी तो ज़रूरी है ना। हाँ बताइए, कोई ख़ास बात है जो इस समय फ़ोन किया? क्यों बेटा, क्या तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा? उसने कहना चाहा पर प्रकट में बोली। बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने के लिए कल एडमिट होने को कहा है। मैं तो अकेली हूँ, कैसे मैनेज करूँगी? एक पल को विधि चुप रही, फिर बोली। माँ, डॉक्टर से कहो कि किसी प्रकार दवाओं से 1 माह काट जाए तो ठीक होगा, तब तक हम लौट आएंगे। बड़ी मुश्किल से यह प्रोग्राम बना है, कैंसिल करना मुश्किल है। सुमित तथा उदय जीजा बड़े ही एक्साइटेड हैं, आप समझ रही हैं ना? हाँ बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, तुम लोग अपना प्रोग्राम खराब ना करो, सुधा ने आहत स्वर में कहा। अब क्या करें? क्या मिहिर से ही मदद लेनी होगी? शायद यही ठीक होगा। और उसने मिहिर को फ़ोन मिला दिया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के तत्काल बाद ही उसका इलाज शुरू हो गया। 4 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दूसरे दिन उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसे कुछ पता भी नहीं चला कि सब कुछ कैसे हुआ। जब होश आया तब उसने मिहिर को अपने बेड के पास आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए अधलेटे देखा। बड़ा ही मासूम लग रहा था। थकान तथा चिंता की लकीरें चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसका एक हाथ उसके हाथ पर था। उसने धीरे से मिहिर के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। मिहिर चौंक कर उठ गया। क्या हुआ सुधा, तबीयत अब कैसी लग रही है? बेचैनी भी उसके स्वर में यह सुधा ने भी महसूस किया। सुधा यह सोच सोच कर अभिभूत हो रही थी कि मिहिर ना होती तो क्या होता। संतानों ने तो अपना अपना ही देखा, माँ का क्या होगा इससे किसी को मतलब ही नहीं।
वह कृतज्ञता से दबी जा रही थी। 3 दिन वह हॉस्पिटल में रही और इन 3 दिनों में मिहिर ने उसकी सेवा में दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। चौथे दिन वह मिहिर के सहारे ही वापस आई। बेहद कमजोरी आ गई थी। मिहिर ने हर तरह से उसकी सेवा की। इलाज के दौरान जो भी व्यय होता रहा, मिहिर ने खुशी खुशी उसे वहन किया। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह प्रायश्चित कर रहा हो। मिहिर फलों का जूस लेकर आया, उसका हालचाल पूछा और अपने हाथों से उसे जूस पिलाया। तभी सुधा ने उसका हाथ थाम लिया। क्यों इतनी सेवा कर रहे हो? छोड़ दो ना मुझे अकेले, यह तो मेरा प्रारब्ध है। कोई क्या कर सकता है? मिहिर के होठों पर हल्की सी स्मित आ गई। तत्काल ही बोल उठा, कौन कहता है कि तुम अकेली हो? जब तक मैं हूं तुम अकेली नहीं होगी। सुधा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम अपने रिश्ते को एक नाम दे दें। थोड़े विराम के बाद वह धीमे से बोला, सुधा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुधा चौंक उठी। विवाह इस उम्र में? नहीं नहीं मिहिर, समाज हमें जीने नहीं देगा। लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल जाएगा। मैं भी लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगी और फिर स्वयं मेरे बच्चे भी मेरा ही नाम धरेंगे। क्या तुम समाज की इतनी परवाह करती हो? क्या दिया है समाज ने तुमको? अकेलापन, अवसाद, त्रासदी। क्या एक स्त्री को जीने के लिए ये 3 सहारे हैं? क्या तुम्हें हंसने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है? और शादी केवल शारीरिक सुख के लिए ही नहीं की जाती। एक उम्र आती है जब हर व्यक्ति को एक साथी की ज़रूरत होती है, और इस समय मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। यदि हाँ कर दो तो शायद हम बीते हुए पलों को एक नए रूप में जी सकेंगे। यह सच है कि 35 वर्षों पूर्व का बीता हुआ समय लौटकर नहीं आ सकेगा, पर आगे जो भी समय है हम उसे भरपूर जिएंगे। तुम कहती हो बच्चे तुम्हारा ही नाम धरेंगे, तो जरा सोचो, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या तकलीफ़ें नहीं उठाई, और जब तुम्हारा समय आया तब सबने मुंह फेर लिया। अब उन्हें अपना अपना परिवार ही दिख रहा है। उनकी दृष्टि में तुम्हारी कोई भी अस्तित्व नहीं है। तुम उनको व्यवस्थित करने का एक साधन मात्र थे। मैं तुम्हें बच्चों के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जीवन की वास्तविकता दिखा रहा हूँ। यह समाज ऐसा ही है और तुम्हारे बच्चे भी इससे परे नहीं हैं। उनकी निगाहों में तुम एक आदर्श माँ हो, जिसने जीवन की सारी समस्याओं का अब तक अकेले सामना करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, जो कि तुम्हारा कर्तव्य भी था। किंतु उन्हें यह याद नहीं है कि उनका भी कुछ कर्तव्य है। उन्होंने तुमको बोझ समझ लिया। तुम्हारी अपनी क्या इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तथा उनसे तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से सरोकार नहीं है। हो सकता है कि वे लोग तुम्हें माँ का दर्जा दे रहे हों, परंतु इससे क्या तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं दमित हो जानी चाहिए? बच्चे भी इसी समाज का अंग हैं। समाज से परे वे कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। वैसे तुम चाहो तो अपने बच्चों से सलाह कर लो, देखो वे लोग क्या राय देते हैं। कहकर मिहिर थोड़ा दुखी होकर चला गया। सुधा ने करण को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन टू टू कर रहा था। उसने कई बार फ़ोन मिलाया। बड़ी देर बाद फ़ोन लग ही गया। हेलो। करण का स्वर थोड़ा खिंचा हुआ था। क्या हुआ माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया? स्वर से स्पष्ट था कि उसे इस समय सुधा का फ़ोन करना पसंद नहीं आया था। बेटा, बात यह है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, एंजियोग्राफी हुई है, 1 सप्ताह बीत गया। अब ऐसा लग रहा है कि अकेले रहना मुश्किल है। किसी ना किसी को तो मेरे पास होना ही चाहिए। वह तो एक परिचित थे जिन्होंने बहुत मदद की, और अभी भी एक नर्स इंगेज कर रखी है। ठीक किया। देखो माँ, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, और अब अपना ध्यान स्वयं रखना होता है। निधि दीदी तथा विधि भी अपने परिवार के साथ टूर पर जा रही हैं। वे दोनों भी नहीं आ पाएंगे। अपना ख्याल रखना, और हाँ, उन सज्जन को मेरा हार्दिक धन्यवाद कहना जिन्होंने तुम्हारी इतनी सहायता की। फ़ोन कट गया। सुधा स्तब्ध थी। ये मेरी संतानें हैं जिनके लिए मैंने अपने किसी सुख की परवाह नहीं की। रमेश की मृत्यु के समय वह एकदम ही युवा थे। बहुतों से उससे विवाह करने के लिए कोशिश की, पर वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं रह सकती थी, और 3 बच्चों के साथ उसे कोई स्वीकार भी नहीं करता। सो वह अपने बच्चों के लिए ही जीती रही। किंतु क्या मिला उसे? आज बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वे माँ का ख्याल रख सके। सुधा को ऐसा लगता है कि उसका वह स्वप्न
जिसमें वह अथाह जलराशि में तिनके की तरह बह रही थी और अदृश्य साया उसको थामने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। क्या उसे आज की परिस्थितियाँ की ओर ही इंगित कर रहा था? और वह हाथ जो किसी अदृश्य साये का था, शायद वह मिहिर का ही था। हाँ, अवश्य ही वह मिहिर ही रहा होगा। अब वह निर्णय लेने की स्थिति में आ गई थी। सबने उसे मूर्ख समझा, ठीक है, लेकिन अब वह और मूर्ख नहीं बनना चाहती। उसका भी अपना जीवन है, उसकी भी अपनी हसरतें हैं जिन्हें अब वह पूरा करेगी। यदि बच्चों को उसकी आवश्यकता होगी तो वे स्वयं उसके पास आएंगे। और उसने उसी क्षण एक निर्णय ले लिया। उसने मिहिर को फ़ोन मिलाया। हेलो, मिहिर का स्वर सुनाई दिया। दरवाजे की घंटी बजी। नर्स ने दरबार खोला। मिहिर ही था। क्या हुआ सुधा? क्या तबीयत खराब लग रही है? डॉक्टर को बुलाएं? चिंता उसके हर शब्द में भरी हुई थी। मिहिर, कोर्ट कब चलना होगा? अब रुकने से कोई लाभ नहीं। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं। सुधा का स्वर भरा भरा था। और बच्चे? मिहिर ने कहा। उन्हें बाद में सूचित कर देंगे, सुधा ने दृढ़ता से कहा। ओ सुधा, भावातिरेक में मिहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी तपस्या सफल हुई। अब हम अपना शेष जीवन भरपूर जिएंगे, कहकर मिहिर ने सुधा का झुका हुआ चेहरा ठुड्डी पकड़कर उठाया। दोनों की आंखें आंसुओं से लबरेज थीं।